नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, सम्राट कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे, लगातार इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आपने देखा है कि अब से कुछ देर पहले सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है और मालूम चल चुका है कि आखिर सम्राट कैबिनेट में कौन कौन शामिल हुए हैं, किसे ड्रॉप किया गया है, कौन कौन से नए चेहरों पर इस बार बाजी लगाई गई है, ये भी अब आपके सामने है। लेकिन अब भी कई तरह के सवाल हैं जिसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। अब भी ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर सम्राट कैबिनेट को अब हम कैसे डिकोड करेंगे, इस पर भी आज हम लोग तफसील के साथ चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राम बंधु जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी सबसे पहले नमस्कार। तो हम आपसे जानना चाहेंगे राम जी, सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, इस पर आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है? देखिए, बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है जब केवल मंत्रिमंडल विस्तार को इतना जोर शोर से मनाया गया है। इससे पहले गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता था। इस बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के सारे कद्दावर नेता अब गांधी मैदान में हैं और केवल मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई गई है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मोड़ है बिहार में, चूंकि बंगाल में चुनाव था और बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है। इसको बीजेपी सेलिब्रेट करना चाहती थी अपने तरीके से, अपने मापदंडों से। इसीलिए जब सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हुआ था तो एक सादे समारोह में राजभवन के अंदर हो गया था। इस बार बीजेपी जो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको बीजेपी ने गांधी मैदान में बनाया है और बिहार की जनता को ये बताने का भी प्रयास किया गया है ये बीजेपी की अपनी सरकार है। और इसकी जो झलक है कि ये सरकार बीजेपी की है, ये मंत्रिमंडल विस्तार में दिखती है। इसके पहले अगर आप तो बीजेपी और जदयू के समान मंत्री हुआ करते थे। अगर दोनों में समान नहीं भी होता था तो किसी भी पार्टी का कुछ कोटा बचा रहता था। जैसे अगर आप बीजेपी का अगर कोई मंत्रिमंडल में उनकी कम मंत्री हैं तो उनका कोटा बचा रहता था और जब बीजेपी चाहे तो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। इससे पहले जब महागठबंधन की भी सरकार थी तो फिर उसमें आरजेडी या कांग्रेस का कुछ कोटा बचा हुआ था, तो वो जब चाहे तब विस्तार हो, न चाहे तो ना हो। लेकिन पहली दफा हुआ है जब आप इसे कह सकते हैं कि एक कैबिनेट का पूर्ण विस्तार हो गया है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं मीडिया में या नेताओं का जो बयान है, इसे आप कैबिनेट का पूर्ण विस्तार ही मानेंगे और जिसमें प्रतीकात्मक तौर पे जदयू को बीजेपी से कम मंत्रालय मिला है। देखिए, इस बार 15 मंत्री बीजेपी की ओर से हैं और 13 मंत्रियों का शपथ ग्रहण जदयू कोटे से हुआ है। तो अगर आप जदयू की बात करें तो 13 मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण हुआ। पहले से 2 डिप्टी सीएम थे तो कुल मिला के 15 हो गए और इधर 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आते हैं इसी कोटे में। तो वो एक 16 हो गए, 15 एक 16 हो गए। तो 16 बीजेपी के और 15 जदयू के। इस तरह की बातें हम लोग ऐसा ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब टिकट बंटवारा होता है चुनाव में, उस समय भी एक बात थी कि जदयू चाहती है कि कम से कम एक ही सीट हो लेकिन वो बीजेपी से ज्यादा हो, अधिक हो। हाँ, तो ये मतलब एक मैसेज देने की बात है। तो कौन बड़ा भाई है? गठबंधन की सरकार में रहते हैं तो प्राय सवाल होता है कि बड़ा भाई कौन है। तो जो सीएम हो, बड़ा भाई हो, या अगर सीएम हो लेकिन अगर मंत्रियों की संख्या जदयू की ज्यादा हो जाती तो एक संतुलन कायम होता। लेकिन खैर, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, अगर आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन बातों का ध्यान रखा गया। पहली बात तो ये कि इसमें बीजेपी का एक ही सीट, एक ही मंत्री हो लेकिन वो ज्यादा हो। दूसरी बात ये कि इसमें जो जाति है, जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल। और इसमें जदयू की ओर से भी बारीकी से इसका ख्याल रखा गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है लौकुश समाज की, तो आप देखेंगे कि अगर मुख्यमंत्री बने तो एक मैसेज ये भी है कि वो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार के पसंद के हैं, जो कि कुशवाहा समाज के हैं। अतिरिक्त इसमें कुर्मी समाज से 2 हैं,
स्वयं निशांत कुमार हैं, दूसरा श्रवण कुमार आते हैं, तो दो हो गए कुर्मी समाज के। धानुक समाज के भी नीतीश कुमार ने दो लोगों को मंत्री बनाया है, एक दामोदर राय हैं और एक शीला मंडल हैं, जो कि धानुक आते हैं। और भगवान सिंह कुशवाहा, वो भी कुशवाहा हैं, और स्वयं सम्राट चौधरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के पसंद हैं, तो उनको भी अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो दो इसमें कुशवाहा हो गया। तो कुर्मी, धानुक को भी कुर्मी और धानुक और कुशवाहा तीनों सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे एक हैं, तो तीनों में से दो दो लोगों को दिया गया है जदयू की ओर से। तो इस तरीके से ये जो लौकुश समाज है, धानुक समाज है, इन लोगों को नीतीश कुमार ने बड़ी ही बारीकी से सजाया है। इसके अतिरिक्त भी जैसे कि रविदास समाज से सुनील मांझी हैं, मुसहर समाज से रत्नी सदा हैं, पासी समाज से अशोक चौधरी हैं। तो इसमें अगर आप लौकुश समाज के बाद इसमें अति पिछड़े का भी नीतीश कुमार ने ध्यान रखा है। और जो नया चेहरा है जदयू की ओर से, तो जदयू की ओर से 3 नए चेहरे आए हैं, जिसमें से एक स्वयं नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार हैं, दूसरा श्वेता गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आती हैं, और तीसरा है तो 3 नए चेहरे आए हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखें कि जमा खां को फिर जो अल्पसंख्यक समाज से हैं वो आए हैं, नीतीश कुमार ने ही बनाया है। तो नीतीश कुमार एक तरीके से इनका जो अपना अति पिछड़ा और खासकर जो लौकुश समाज है, जो उनका आधार वोट बैंक है, इनको सजाया है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे कि दो डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम में भी एक विजय चौधरी हैं जो भूमिहार समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, और एक विजेंद्र यादव हैं। तो अगर आप एक बात और देख लें कि अगर आप इस मंत्रिमंडल की तुलना अगर आप बीजेपी के पहले वाले मंत्रिमंडल से करेंगे, तो सवर्ण में भी एक डिप्टी विजय सिन्हा हुआ करते थे जो भूमिहार समाज से आते हैं। तो इस बार भी जदयू ने बताया है कि हमने भी भूमिहार समाज को हम वो पद दे सकते हैं जो पद बीजेपी में जो मिलता है, बीजेपी में जो प्रमुखता से अब तक मिलता आया वो जदयू की ओर से भी मिलता है। इसीलिए उन्होंने विजय चौधरी को डिप्टी सीएम भी बना दिया है। तो सवर्ण को डिप्टी सीएम बनाया। और काफी करीब हैं विजेंद्र यादव, पहले ही डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो इस तरीके से अति पिछड़ा और सवर्ण समाज सबको समेट करके जदयू की ओर से ये मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। और अगर आप बीजेपी की ओर से भी देखेंगे तो बीजेपी की ओर से भी विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा जो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं वो आते हैं। और राजपूत समाज से भी 2 आते हैं, एक श्रेयसी सिंह हैं और एक संजय टाइगर हैं। फिर वैश्य समाज से दिलीप जायसवाल हैं और अरुण शंकर हैं, ये 2 वैश्य समाज से आते हैं। रामकृपाल यादव हैं, वो भी यादव समाज से आते हैं। यादव समाज जो लीक होता है अगर आरजेडी का, तो वो एनडीए में बीजेपी को ही आता है। मल्लाह समाज से भी एक हैं, केदार गुप्ता हैं जो कि कानू समाज से आते हैं। नंद किशोर राम है। बीजेपी की ओर से इस बार 4 चेहरे लाए गए हैं जो नए चेहरे हैं, जिसमें नंद किशोर राम हैं जो रविदास समाज से हैं, मिथिलेश तिवारी हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, इंजीनियर शैलेंद्र हैं जो भूमिहार समाज से हैं। तो यहाँ भी एक जाति का समीकरण किया गया है, लेकिन कुर्मी और धानुक पे जदयू केंद्रित रही है। इसके अतिरिक्त फिर ध्यान उनको अति पिछड़ी जातियों पे रहा है। और इसके अतिरिक्त बीजेपी जो है वो कुर्मी कुशवाहा पे उतना फोकस नहीं है, लेकिन वो भी एक तरीके से जो जातिगत समीकरण है दोनों पार्टियों ने अपने लिहाज से साधा है। बिल्कुल, यानी कि जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है इस बार सम्राट कैबिनेट में। अगर हम लोग देखें और किस तरह से ख्याल रखा गया है, इस पर भी हम लोगों ने तफसील से बातचीत की। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। एक बड़ा नाम है जिसको ड्रॉप कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। कारण क्या समझ में आ रहा है रामबंधु जी? देखिए, मंगल पांडे हमेशा जब भी सरकार बनी है एनडीए की उसमें मंत्री रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी हैं। दूसरी बात है कि इस बार बंगाल चुनाव में भी बंगाल के प्रभारी भी हैं। बिल्कुल। तो और बंगाल में शानदार जीत भी हुई है। अब कयास ये लगाया जा रहा है किया गया मंगल पांडे को, क्या कारण है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में बेहतर काम किए हैं, शानदार जीत हुई है, वहां के प्रभारी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ही ड्रॉप किया गया है। तर्क ये दिया जा रहा है कि उनको संगठन में लाया जाएगा क्योंकि उनका प्रदर्शन बंगाल में बेहतरीन रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं बने हैं बिहार में या अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने बनाया है उन लोगों को जो कि किसी न किसी राज्य के प्रभारी रहे हैं। इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण तो स्वयं नितिन नवीन है
जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले वो बिहार में कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। प्रभारी तो भी रहे छत्तीसगढ़ के हैं। प्रभारी भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार में भी कई ऐसे मंत्री रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान आदि का भी नाम है, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं और राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। तो ये तर्क अपने आप में जमता नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में आगे भी वो काम करते रहेंगे, इसीलिए उनको बनाया नहीं गया। लेकिन क्यों नहीं बनाया गया? उनकी जगह पे एक नीतीश मिश्रा आए हैं और नया नाम आया है मिथिलेश का। तो ये 2 ब्राह्मणों को लाया गया है उनकी जगह पे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया है। तो ये कहीं जो ये एक सम्राट कैबिनेट है, यानी बीजेपी की अपनी ये धमक है, उसकी एक धमक है। दूसरी बात ये है कि इसमें मंत्री जो नए मंत्री बने हैं, वो काफी पुराने चेहरे हैं। तो जो पुराने चेहरे हैं उनको वही मंत्रालय नहीं मिलेगा, मंत्रालयों में भी फेरबदल होगा। तो मंत्रालयों में भी फेरबदल होगा, विभाग भी इधर से उधर होंगे, तो लाजमी है, जरूरी नहीं कि अगर वो अगर वो शपथ लेते तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ही मिलता, तो उनको कोई भी मंत्रालय मिल सकता था। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहाँ कंफर्ट महसूस करते, उनकी इच्छा क्या रहती कि वो किस मंत्रालय में जाए। तो कई तरीके के तर्क वितर्क हैं। तो आप सांकेतिक तौर पे समझ सकती हैं कि मनचाहा मंत्रालय इस बार बीजेपी अपने मंत्रियों को नहीं बांटेगी, अपने तरीके से बांटेगी, ताकि बीजेपी का ताना बाना मजबूत रहे और कम से कम जनता की नजर में सार्वजनिक तौर पे जो बीजेपी या जो सम्राट सरकार है उसकी छवि कामकाज के तरीकों में भी अच्छी रहे। क्योंकि सुशासन की जो लंबी रेखा नीतीश कुमार ने खींची है, तो उससे तनिक भी छोटी रेखा सम्राट चौधरी नहीं खींच पाए। तो इस तरीके से भी इस बार ध्यान दिया गया है कि किनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, नहीं किया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि क्या मंगल पांडे को संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि इंतजार करना होगा इसके लिए। लेकिन एक और बात जो हमें यहाँ पर समझनी होगी, बीते दिन से आपने भी देखा होगा कि एक चर्चा सोशल मीडिया पर मतलब जोरों शोरों से हो रही है, और वो चर्चा ये है कि गृह विभाग विजय कुमार सिन्हा के जिम्मे आएगा। क्या वाकई में इस बात की सुगबुगाहट है, और क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है कि गृह मंत्री बनाए जाएंगे विजय कुमार सिन्हा? देखिए, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के जो बीजेपी के अंदर एक नाराजगी या जो असंतोष रही, जाने अनजाने विजय सिन्हा उसकी आवाज बन गए। तो इस तरह का कयास लगाने जाने लगा कि क्या अगर वो गृह मंत्री बने तो क्या बीजेपी के अंदर भी 2 पावर पॉइंट होंगे, मतलब कि जो मंत्रिमंडल का निर्माण होगा, बीजेपी के जो भी मंत्री रहेंगे वो उन्हें सबको सम्राट चौधरी के साथ चलना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को भी सबको साथ लेके चलना है, लेकिन मंत्रियों को भी उनके ही साथ चलना है, किसी को आगे उछल कूद नहीं करनी है। जिस तरीके से पिछली बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, तो जिस तरीके से भू राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया, तो उस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीजेपी के मंत्रिमंडल के अंदर ही कोई असंतुलन वाली बात है। और गृह मंत्रालय, हालांकि अगर आप दूसरे राज्यों की बात करें, अगर आप खासकर गुजरात हैं, छत्तीसगढ़ है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय नहीं मिलता है, गृह मंत्रालय किसी और मंत्री को मिला है। लेकिन बिहार में एक परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। चूंकि माना जाता है कि गृह मंत्री का मतलब है कि वो जूनियर सीएम या नीतीश या मुख्यमंत्री के पास पावर पॉइंट वहीं पे होना, तो वो संतुलन करने का प्रयास है। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को छोड़ के किसी को भी गृह मंत्रालय किसी को मिल पाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि विजय सिन्हा को भी नहीं मिल पाएगा। विजय कुमार सिन्हा को। जी, अभी आपने कहा कि विभागों का फेरबदल भी होगा, तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाएगा? क्या कुछ खबर आ रही है अंदर से? जी, विभागों के फेरबदल का मतलब ये है कि बीजेपी कोटे में जो विभाग हैं, तो वो बहुत सारे लोग जिनको पहला पिछली बार जो मंत्रालय मिल चुका था वही दोबारा नहीं मिल पाएगा। जैसे इस बार जदयू को जो मंत्रालय मिलना है वो 2 डिप्टी सीएम को ऑलरेडी मिल चुका है, वही मंत्रालय उनको मिलेगा। जो सम्राट चौधरी को जो मंत्रालय मिला है वही बीजेपी को भी मिलेगा। गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी के पास ही है।
तो ठीक है। वो बीजेपी के पास रहेगा, भले ही वो सीएम के पास रहे। तो यानी कि जो जो मंत्रालय जदयू को मिल चुका है, वो बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो अभी सम्राट चौधरी के पास है, वो मिल पाएगा। लेकिन वो मिल फेरबदल से मेरा तात्पर्य ये था कि जो मंत्रालय पहले वो ले चुके हैं, जैसे अगर आपने अभी चर्चा मंगल पांडे की तो वो पहले स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। तो जरूरी नहीं कि अगर वो बनते तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता। विजय सिन्हा को जरूरी नहीं कि भू राजस्व, राजस्व भूमि एवं सुधार भूमि एवं सुधार विभाग ही मिले। इस तरीके से बदलाव होगा। तो इस तरीके का बदलाव होगा। लेकिन जो मंत्रालय जेडीयू और बीजेपी के पास है, वो तो उनको मिलेगा ही। अच्छा, लेकिन एक और चर्चा क्या, अब तो लोग ये जानना चाह रहे हैं, चर्चा निशांत कुमार को लेकर हुई थी कि निशांत कुमार तैयार नहीं है मंत्री बनने के लिए। फिर अचानक से निशांत कुमार कैसे कैसे तैयार हो गए, कैसे मनाया गया निशांत कुमार को? जी बिल्कुल, ये बहुत ही मौलिक सवाल है, क्योंकि निशांत कुमार को राजनीति में आने को लेकर के और वो उनकी भूमिका को लेकर के हमेशा उतार चढ़ाव की खबरें आती रही हैं। कभी वो पार्टी में आए, कभी पार्टी में आए तो कहीं कोई महत्वपूर्ण पद पे नहीं गए, संगठन में भी महत्वपूर्ण पद पे नहीं गए। जब सरकार बनी तो डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए, अब जाके वो मंत्री बने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ऐसा लगता है, या जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश आते ही मंत्री बन गए, तो जो मीडिया में जो ट्रायल का सामना करना पड़ा, वो नीतीश कुमार को न करना पड़े कि उनके कारण बेटे को पद मिल पाया। लेकिन केवल इस एक तर्क से राजनीति नहीं चलती है। मतलब कि लोग ये बोले कि नीतीश कुमार के पुत्र की वजह से मंत्री नहीं बने, पहले आए और पार्टी या संगठन में आए और कुर्सियां सजाएं और वहां से उन्होंने काम शुरू किया, तब जाके वो मंत्री बने। तो ये जो एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव उनके समर्थकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप क्या चाहते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके कारण कौन सा मैसेज लोगों में जा रहा है। जो उनका जो जनाधार है, जो जदयू का जो जनाधार है, वो चाहता है कि निशांत कुमार जदयू के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, यानी जदयू के अंदर नीतीश कुमार के अतिरिक्त कहीं और कोई पावर पॉइंट न बन जाए। जैसे कि जदयू में जो डिप्टी सीएम बने, चलिए 2 डिप्टी सीएम जो बने हैं, वो चूंकि वो मूल रूप से उस जातिगत जनाधार के नहीं है, इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। लेकिन विधायक दल का नेता श्रवण कुमार बन गए। अब मंत्री भी अगर श्रवण कुमार बने और निशांत कुमार मंत्री भी ना बने, वो संगठन में भी ना जाए, वो आप मैंने कार्यकारी अध्यक्ष भी छोड़ दीजिए, वो तो महासचिव भी ना बन पाए, तो फिर पावर जो शक्ति केंद्र है पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, वो कहीं दूसरी जगह स्वाभाविक तौर पे चला जाएगा। क्योंकि जो आम लोग है, वो जो पद पे जो आसीन व्यक्ति है, उससे जुड़ता ही जुड़ता है। अगर कोई जैसे श्रवण कुमार को कोई कद्दावर मंत्रालय मिल गया, वित्त मंत्रालय या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल गया, तो लोग उनसे जुड़ ही जाएंगे। जो संजय झा है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लोग उनका साथ तो देंगे ही देंगे। इस माने कैसे निशांत कुमार, किसने मनाया निशांत कुमार को, क्या खबर आ रही है? निशांत कुमार को मनाने के लिए तो काफी प्रयास हो रहा था, और जदयू के अंदर 2 खेमे हैं। एक खेमे जो श्रवण कुमार आदि के जरिए हैं, मनीष वर्मा आदि के जरिए हैं, उनको भी वो लोग ही चाहते थे कि ये आए। दूसरे तरीके से ललन सिंह का भी प्रयास था कि वो आए, लेकिन निशांत आते नहीं थे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ओर से एक आदेश गया होगा, भले वो ललन सिंह के कहने पे ही हो, लेकिन यह आदेश नीतीश कुमार के द्वारा गया होगा, तब जाके वो मंत्री बने हैं। और एक बुनियादी सवाल है कि अगर वो मंत्री न बने, अगर वो किसी महत्वपूर्ण पद पे न बने, तो जनता उनसे कैसे जुड़ पाएगी? अगर वो और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे निशांत कुमार? देखिए, मेरे पास तो खबर ये भी आ रही है कि सद्भाव यात्रा पर निशांत कुमार निकले भी थे। जिस तरह से उनकी सद्भाव यात्रा चल रही थी, जारी थी, और तब लोग जो है जब उनसे कनेक्ट कर रहे थे, तो लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे थे, और तब निशांत कुमार को लगा कि मैं परेशानियां तो सुन रहा हूं, लेकिन अब इसका समाधान कैसे करूंगा? तो इसके लिए जरूरी हो जाता है पद पर होना। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी होता है पद पे होना। और दूसरी बात यह है कि इसी बहाने वो एक केंद्र में तो रहे, जदयू के अंदर एक केंद्र में रहेंगे, पावर पॉइंट बने रहेंगे। दूसरी बात यह है कि एक खबर भी आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको कृषि मंत्रालय मिले, ताकि वो जनता से और जुड़ पाए, जनता से और जुड़ पाए। जो समाज का जो बहुत बहुसंख्यक वर्ग है वो किसान है, तो जनता से जुड़ पाए, लोगों का काम कर पाए। तो ये नीतीश कुमार की इच्छा है कि उनको कृषि मंत्रालय मिले, तो यानी वो एक सक्रिय भूमिका में आए, इसलिए भी जरूरी होता है। माने सिर्फ आप बिना कोई पद पे बने हुए
सिर्फ बस यात्रा में करते इन लोगों से मिलते रहें, इससे बिल्कुल। जनता नहीं जुड़ पाएगी। दूसरी जनता बात है कि नहीं अगर जुड़ कोई पाएगी। दूसरा नेता पावर पॉइंट बन जाए, उसको ब्रेक करना भी चैलेंज हो जाएगा। कल होकर के बिल्कुल। श्रवण कुमार महतो पावर पॉइंट बन गए, मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, अपने विधायक दल का नेता भी हैं, तो उसको कैसे ब्रेक कर पाएंगे? इसलिए निशांत कुमार को राजनीति में आने वाली बात थी। लेकिन एक आप भी मीडिया में बात हमेशा आ रही थी कि मंत्रिमंडल में टीम निशांत को भी जगह दिया जाएगा, टीम निशांत को भी जगह दिया जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीम निशांत कहाँ पे है, क्योंकि नए चेहरे में तो 3 ही हैं। जदयू कोटे से नए चेहरे में 3 है, जिसमें एक स्वयं निशांत कुमार, दूसरा श्वेता गुप्ता है और तीसरा बुलो मंडल है। तो ये क्या यही 2 टीम निशांत हैं? क्योंकि टीम निशांत में तो 16 विधायक थे। एक चेहरा जिसकी खूब चर्चा हो रही थी, उस चेहरे का नाम, उस शख्स का नाम चेतन आनंद है। आपने सुना होगा कि आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा, और टीम निशांत का हिस्सा भी थे चेतन आनंद, लेकिन हमने देखा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? यही बुनियादी सवाल है कि टीम निशांत कहां हैं। मतलब जदयू में जिन लोगों को टीम निशांत के रूप में चिन्हित किया गया, वो इस वक्त कहां है? क्योंकि जैसे चुनाव, जैसे आप देखिए 2025 से ही निशांत कुमार को आने की बात थी, जब टिकट बंटवारा हुआ निशांत कुमार नहीं है, सरकार जीत गई तो जो पहला मंत्रिमंडल बना निशांत कुमार नहीं है। फिर जदयू ने अपने पार्टी संगठन में 24 लोगों की लिस्ट जारी की, निशांत कुमार नहीं है। 2 डिप्टी सीएम बने, निशांत कुमार नहीं है। तो हर जगह निशांत कुमार नहीं है। 16 विधायक जिनको टीम निशांत के रूप में चिन्हित किया गया। मैं इस पे भी एक विश्लेषक के तौर पे एक सवाल पैदा करता हूं कि जदयू के अंदर किसी खास ग्रुप को टीम निशांत कहने का मतलब यह है कि शेष जो जदयू का हिस्सा है वो क्या निशांत के नेतृत्व को नहीं स्वीकार रहा? क्योंकि अगर आप जदयू के अंदर आप अगर ये मानते हैं कि एक नेतृत्व करने के लिए निशांत कुमार आए हैं, नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही जदयू का नेतृत्व करेंगे, तो फिर टीम निशांत शब्द का क्या औचित्य है? क्या शेष जो जदयू का हिस्सा है वो निशांत कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्या? तो इन 16 नेता पुत्रों के एक ग्रुप को टीम निशांत के रूप में किसने चिन्हित किया? और बाद में जो कहा जा रहा था कि वो आएंगे और मंत्री बनेंगे, तो आज वो कहां पे हैं? तो वो स्वयं निशांत कुमार मंत्री बन गए, लेकिन टीम निशांत तो कहीं। तो ये भी एक चेतन आनंद खूब चर्चा हो रही थी। आनंद मोहन ने भी खुलकर बोला था कि याद कीजिए कि फ्लोर टेस्ट में किसने बचाया था, लेकिन चेतन आनंद को फिर हमने देखा कि इस बार उनके हाथ निराशा ही लगी। जी, चेतन आनंद टीम निशांत के हिस्सा थे, और जब महागठबंधन से नीतीश कुमार आए थे एनडीए में, तो उसमें चेतन आनंद आर्जेडी छोड़ के आए भी थे, वो बागी हुए, अहम भूमिका निभाई थी। जी बिल्कुल। और आनंद मोहन एक तरीके से समझिए कि निशांत कुमार के प्रबल समर्थक के रूप में है, चेतन आनंद भी प्रबल समर्थक के रूप में है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाया। तो निश्चित तौर पे मतलब ये एक सवाल है, जदयू मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू के हिस्से में कई सवाल हैं, जिसके जवाब अब निशांत कुमार को स्वयं ही देना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल। यानी कि अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और अब तो ये भी देखना होगा कि किसके जिम्मे कौन सा विभाग आता है। रामबंधु जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे किसके आता है, उसमें निशांत कुमार को कौन विभाग मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है, शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया जाता है। बिल्कुल। अब विधानसभा के अंदर निशांत कुमार की सक्रियता कितनी बढ़ती है और कैसे निशांत कुमार काम करते हैं, ये सारी चीजें हैं। आप देखते भी होंगे कि अभी मंच पे जब शपथ ग्रहण लेने के बाद नीतीश कुमार अपने बेटे को हाथ करके ले गए और प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलवाया। तो एक तरीके से जो नई सरकार है उसमें नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि आपसी सामंजस्य हो, और कहीं से एक मैसेज न जाए कि निशांत कुमार को इसलिए ला रहे हैं कि आगे चल करके निशांत कुमार की ओर से कोई एक अलग तरीके की राजनीति की जाए। इसका प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन सवाल हैं, और जदयू के पास ही सवाल है। एक और बुनियादी बात यह है कि बहुत मीडिया में चर्चा थी कि दीपक प्रकाश को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर के बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन वो इस बार फिर वो मंत्री बन गए, जबकि वो न विधायक है न एमएलसी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सम्राट चौधरी भले ही बीजेपी के हैं, लेकिन समाज में, बिहार में मैसेज है कि वो नीतीश कुमार के पसंद है। ऐसे में इस वक्त कोई कुशवाहा जो बिल्कुल खास बीजेपी का हो, वो कौन नेता है, वो कौन है जिसपे ये कोई सवाल ना कर दे कि
इस वक्त ये भी बीजेपी के पसंद हैं। वो बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो इस वक्त बीजेपी खेमे के रहें, मतलब वो उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए न चाहते हुए भी बीजेपी ने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है। एक बार फिर से मंत्री बनाए हैं। जी, एक बार फिर से मंत्री बन गया, वरना ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को बना दे या पार्टी में जो उनके विधायक हैं उनको बना दे। तो ये भी एक राजनीति चल रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के जितने हैं उतने ही पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार के भी माने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए वो बीजेपी चाहती है कि कोई कुशवाहा का नेता हो जो पब्लिक डोमेन में भी बीजेपी का ही दिखे। और साथ साथ एक अटकलबाजी या रह के एक बात आती ही है मीडिया में कि बीजेपी में ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय होने वाला है, जिसके लिए तैयार नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, तैयार नहीं है अभी। लेकिन देखने वाली बात है कि अब नए मंत्रिमंडल के साथ किस तरीके से बिहार की राजनीति आगे बढ़ती है, बिहार की जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामबंधु जी बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रामबंधु जी ने। देखिए, सम्राट कैबिनेट को आपके लिए हम लोगों ने डिकोड कर दिया है और बताया है कि क्या कुछ अहम रहा इस बार। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।